इंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद कई मौके निकल आते हैं, उम्मीदें बनती हैं। एफसेट की काउंसलिंग बाकी है, पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग बाकी है, बीपीटी एमएलटी बाकी है कि फिर इस तरह के ताख़िर होने से क्या उनके मुस्तकबिल को कुछ दुश्वारियाँ नहीं होंगी? बेइंतहा दुश्वारियों का, रुकावटों का, तशवीश का शिकार है इंटरमीडिएट बाईपीसी के तलबा और सरपरस्त। जी सर, यहाँ देखा जाता है कि ख़ास तौर पर बच्चे जो है और वालिदैन जो है ये सोचते हैं कि शायद हमें सीट ना मिले, लेकिन हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, तो क्या जल्दबाजी इनके लिए नुकसानदा बाइस नहीं बनेगी? जल्दबाजी में गलत फैसले से आपको माली दुश्वारियों का और माली नुकसानात का न सिर्फ अंदाज़ा होता है बल्कि आपको उसका सामना करना पड़ता है। इंतखाब का मामला आता है तो हमारे सरपरस्त सामने आ जाते हैं और हमारा विज़न क्या है वो हमें नज़र नहीं आता। हाँ देखिए, सरपरस्त फिक्रमंद होते हैं जी, उनकी फिक्र होती है कि बच्चा अच्छे से अच्छा बने। जी, अब यहाँ पर तालिब इल्म को चाहिए कि वो उनके सामने रास्ते बताएं, या सरपरस्तों को चाहिए कि वो पहले रहबरी हासिल करें, मालूमात हासिल करें क्या करना है। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो तलबा तालिबात इंतज़ार में है, मुंतज़िर है अपने कोर्स को जारी रखने के लिए, मुस्तक़बिल को संवारने के लिए, वो क्वालिफाई तो हो चुके हैं, रैंक भी उनके पास है, लेकिन काउंसलिंग के तवारीख़ में जो देरी हो रही है, उसकी वजह से उनके अंदर कई सवालात पैदा हो रहे हैं कि वो अपने मुस्तक़बिल को लेकर फ़िक्रमंद है। तो आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के बाद जो होने वाले एंट्रेंस के बाद काउंसलिंग के जो तवारीख़ रखे गए थे उसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं जिसकी बुनियाद पर उन्हें दाखिला मिल सकता है। सर, आप जानते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद कई मौके निकल आते हैं, उम्मीदें बनती हैं और मुस्तक़बिल को एक नया रुख दिया जाता है, लेकिन इस बार जो तब्दीली दी गई है, ख़ासकर नीट के बाद से जो हालात तातुल का शिकार हो रहे हैं, तो इस तनाजुर में इंटरमीडिएट के बच्चे काफ़ी फ़िक्रमंद हैं। तो ये बताइए कि अब जो मौजूदा दौर में कौन से काउंसलिंग होने वाली है, जिसकी काउंसलिंग हो चुकी है, उसके क्या नताइज है? तेलंगाना स्टेट में इंटरमीडिएट बाईपीसी के तलबा के लिए जो मौक़े हैं उनमें जनरल कोर्सेज़ के लिए बीएससी था, जो उस्मान यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए बीएससी न्यूट्रिशन, बीए, बीकॉम, बीबीए, वो दोस्त के ज़रिए 4 मराइल मुकम्मल हुए। दूसरा मरहला नेशनल लेवल का नीट एग्ज़ाम था, जो इस बार कई तनाज़ात का शिकार होते हुए रिज़ल्ट के बाद तेलंगाना में KNR UHS ने ए कैटेगरी CAQ के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, बी कैटेगरी C कैटेगरी का कंप्लीट किया। अभी उसके वेब ऑप्शन बाकी हैं, दाखिला बाकी है, काउंसलिंग का मरहला बाकी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो बाकी है वो है एफसेट, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, कॉमन इंटरेस्ट। इंटर बाईपीसी के तलबा को एफसेट के ज़रिए जिनमें दाखिला मिलेगा वो बी फार्मेसी, फार्मा डी, डॉक्टर इन फार्मेसी, BSc नर्सिंग। इसके अलावा KNR के तहत पैरामेडिकल कोर्सेज में BPT, MLT और दीगर अलाइड साइंसेस कोर्सेस हैं। निम्सप्रा, मनाली कॉलेज का अलग अलग कोर्सेस हैं जो अपने तौर पर अलग अलाइड हेल्थ साइंसेस कोर्सेज चलाते हैं। इस तरीके से अब एफसेट की काउंसलिंग बाकी है, पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग बाकी है, BPT, MLT बाकी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कौन कौन सी काउंसलिंग बाकी है, लेकिन सबसे पहले हम सवाल करेंगे एम.ए. हमीद से कि सर, एफसेट के तहत आने वाले कोर्सेज और वो तलबा के रुझानात और उनके जो फ़िक्र उलझन बनी हुई है, तो उस बारे में बोलें आप। जैसे नीट में MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS था, वैसे ही एफसेट में आपका अहम तरीन सवाल था। उसमें जो अहम कोर्सेज थे, इसके काउंसलिंग का एक मरहला हुआ, वो तेलंगाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वेटरनरी यूनिवर्सिटी और हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के BSc नर्सिंग, BBSc, BSc फॉरेस्ट्री और BSc पोल्ट्री साइंस के काउंसलिंग का एक मरहला हुआ जो एफसेट के ज़रिए था, जिसमें इंटरमीडिएट बाईपीसी को तलबा थे अच्छे रैंक वाले, उनका एक मरहला हुआ। अब जो दूसरा फार्मेसी का बाकी है, अभी इम्कान है कि सितंबर की पहली वीक में एफसेट की काउंसलिंग का ऐलान जारी होगा। सर, इस तनाजुर में देखें तो ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर नई उम्मीदें रहती हैं, नई कोर्स का करने के तो उनकी वाबस्ते हो जाती है वो लोग, कि फिर इस तरह के ताख़िर होने से क्या उनके मुस्तकबिल को कुछ दुश्वारियाँ नहीं होंगी? बेइंतहा दुश्वारियों का, रुकावटों का, तशवीश का शिकार है इंटरमीडिएट बाईपीसी के तलबा और सरपरस्त। क्या हम बाईपीसी में एडमिशन लेंगे? क्या हम फार्मा डी में एडमिशन लेंगे? क्या हम बाईपीसी के ज़रिए बी फार्मेसी करेंगे? क्या हमको BSc नर्सिंग में मिलेगा? BSc नर्सिंग में भी बाईपीसी के तलबा के लिए एक फीमेल कोर्स है, एक मेल नर्सिंग है, और इसमें भी दाखिला
एक कैटेगरी कन्वीनर सीट फ्री सीट के लिए एब्सेंट है, तो मैनेजमेंट के लिए भी नीट मैंडेटरी है जी। तो इस तरीके से कोर्स कहाँ पर है, दाखिला किस तरह है, किस में दाखिला होगा, क्या हमारे इंटर के मार्क्स पे दाखिला मिलेगा, क्या हमारे एब्सेंट के मार्क्स पे दाखिला मिलेगा, क्या मैनेजमेंट मिलेगा, ये तमाम उलझनों का शिकार होकर कई कॉलेजेस में कई तलबा ने मैनेजमेंट में दाखिला ले लिया। बल्कि अगर ये देखें तो गैर सरकारी तौर पर कि जो तरह के मुताबिक फार्मा डी में कई कॉलेजेस में मैनेजमेंट की सीट ख़त्म हो चुकी है। सर, इस तनाजुर में एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे इंतखाब का भी मामला है, फिर मुस्तकबिल का भी मामला है, और जो सरकारी नौवियत की जो काउंसलिंग होती है उसमें ताख़िर होने से ये बच्चे खैर की तरफ जा रहे हैं या फिर दूसरी तरफ ये जा मुस्तकबिल को संवारने के लिए। देखिए, एक तालिब इल्म के सामने उसके रैंक के साथ मिलाता है कि क्या मुझे बी फार्मेसी करना होगा, क्या मैं फार्म डी में एडमिशन लूँ, क्या मुझे BDS मिलेगा। क्योंकि एक तालिब इल्म नीट भी लिखता है MBBS BDS और यूनानी वगैरह के लिए, एक तरफ MSET लिखता है फार्मा डी, बी फार्मेसी, नर्सिंग या BSc नर्सिंग के लिए। तालिब इल्म हर जगह से कोशिश करते हैं, इंटर में अच्छे मार्क्स लगते हैं, इंटर के मार्क्स पर उनको उम्मीद रहती है, तो उम्मीदें जो उनकी रहती है, जो उम्मीदों से वाबस्ता रखते हैं, ये ताख़ीर की वजह से वो तशवीर का शिकार हो जाते हैं। हमको फार्मा डी में मिलता है लेकिन BDS की डेट ख़त्म हो गई, हमको बी फार्मेसी करना चाहिए लेकिन BSc की तारीख ख़त्म हो गई। इस तरीके से एक लंबा तातुल का शिकार होता है कि जब जून जुलाई अगस्त ख़त्म हो गया, 3 महीने सिर्फ वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। अब अगस्त ख़त्म हो रहा है लेकिन फार्मेसी की, नर्सिंग की, फार्म डी की अभी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई, ना ही BPT की, MLT की और हेल्थ साइंसेस की। सिर्फ निम्स का एक नोटिफिकेशन आया है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का है, KNR का अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना ही कोई शेड्यूल आया। सर, इस तनाजुर में देखें तो हम अगर काउंसलिंग शुरू होती है तो हमारे पास वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिसके सपोर्ट में जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। MSET के लिए काउंसलिंग में 2 तरीक़ेकार हैं। एक कैटेगरी जिसको हम CAQ यानी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा कहते हैं, कन्वीनर कहते हैं, वहाँ पर आपको MSET का रैंक देखा जाता है, काउंसलिंग होती है, उसका शेड्यूल आता है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना, रैंक के लिहाज से आपको सीट अलॉट होगी, अलॉटमेंट लेना होगा। दूसरा मरहला आपको MSET या बगैर MSET के मैनेजमेंट कोटा होता है जहाँ कि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है। बी फार्मेसी, फार्मा डी में 2 तरीक़े हैं। BSc नर्सिंग के लिए मैनेजमेंट में भी आपको नीट देखते हैं। सर, इसी के तनाजुर में हम अगर देखें तो BIPC के तहत जो आने वाले कोर्सेज है उसकी काउंसलिंग के तवारीख क्या रहेंगे, क्या अंदेशा है कि क्या इम्कान है, कब होने वाले हैं? हाँ, अभी नीट 2024 जो कई तनाज़ात से पार था, 15 अगस्त तक एक कैटेगरी CA की कोई काउंसलिंग हुई, लेकिन अभी उसका वेब ऑप्शन, एक्सरसाइज वेब ऑप्शन, चॉइस फिलिंग कॉलेज को सेलेक्ट करना बाकी रहा। उसकी वजह यह है कि एक लोकल और नॉन लोकल का मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट में एक मुकदमा ज़ेर दौर है, उसका जजमेंट आ गया फर्स्ट पेज का, लेकिन उसमें लास्ट में लिखा हुआ है कि फाइनल जजमेंट जो आएगा वो 27 को आएगा। लोकल में किसको दें, नॉन लोकल में किसको दें, किसको चांस दें कि वो ऑप्शन में एक्सचेंज ऑप्शन करे। इस वजह से ताख़ीर हो रही है और इसी दौरान B और C की तारीख भी ख़त्म हो गई। 23 अगस्त को इम्कान है कि उसमें भी जो लोकल नॉन लोकल है वो जारी होंगे आपको 15 अगस्त 27 अगस्त के बाद ही। तो नाज़रीन, आपने देखा कि हम आज इस मौजू पे बात कर रहे हैं तो उसमें काउंसलिंग के तवारीख़ और उनके इम्कानात और बच्चों का मुस्तकबिल और उनके जो जहनी अफकार है उसकी बुनियाद पर जो है उन लोगों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या उनके लिए खैर का मामला होगा या फिर उनके लिए ताख़ीर का मामला किस बाइस का बाइस बन सकता है। सर, हम देखते हैं कि यहाँ पर ताख़ीर है लेकिन क्या उसमें खैर है? देखिए, ताख़ीर का लफ्ज़ ता के साथ निकाल दे तो खैर रहेगा। जी हाँ, ताख़ीर में खैर होती है, सब्र करना है, इंतज़ार करना है। एक तालिब इल्म अच्छा रैंक लाया, अगर वो डिले का इंतज़ार करता है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। तो ताख़ीर के लफ्ज़ में खुद उर्दू में खैर का लफ्ज़ आया जो आपने बताया है। तो इंशाअल्लाह ताला कई तलबा अच्छे रैंक लाएंगे, जिनके इंटर में अच्छे मार्क्स हैं, जिनके MSET में अच्छा रैंक है, वो इंतज़ार करिए, ताख़ीर में खैर होगा, उनके लिए भलाई होगी। बी फार्मेसी में फ्री सीट मिलेगी, फार्म डी में फ्री सीट मिलेगी, BSc नर्सिंग में मिलेगी और BPT में, MLT में जितने कोर्सेस रुके हुए हैं जहाँ दाखिला नहीं हुआ वो इंटर के मार्क्स पर या MSET के रैंक पर दाखिला ज़रूर मिलेगा। अब तक आपने इंतज़ार किया, मज़ीद इंतज़ार कीजिए काउंसलिंग के ज़रिए दाखिला पाइए और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं इसमें कम फीस पर या फ्री में अपने कोर्स को मुकम्मल कीजिए ताकि आपका मुस्तकबिल बेहतर हो और आपने जो इंतज़ार किया है उसका आपको अच्छा फल मिले।
यकीनन माहिर तालीम ने बताया कि ताख़ीर में अगर ते अलिफ निकाल दिया जाए तो खैर का ही मामला है। अगर आप सब्र करते हैं, इंतज़ार करते हैं तो आपकी राह हमवार हो सकती है, आपका मुस्तक़बिल संवर सकता है। लेकिन सर यहाँ देखा जाता है कि ख़ास तौर पर बच्चे जो है और वालिदैन जो है ये सोचते हैं कि शायद हमें सीट ना मिले, लेकिन हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, तो क्या जल्दबाजी इनके लिए नुकसानदा बाइस नहीं बनेगी? यकीनन बनती है। देखिए, हम जब काउंसलिंग करते हैं शख्सी तौर पर तो कभी किसी को मैनेजमेंट का मशवरा नहीं देते। जी मैनेजमेंट में जाते हैं, पैसे देकर एडमिशन ले लेते हैं। जी हाँ। अगर आप सब्र करते और काउंसलिंग अटेंड करते तो आपको सीट फ्री आती थी। जी। मैनेजमेंट में जो फीस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख होती है और 4 साल आगे आप 6 साल बनना होता है, जी। वो आपको फ्री मिल सकती है। जी। तो यहाँ पर काउंसलिंग दरअसल एडमिशन का एक प्रोसेस है, एडमिशन का तरीक़ाकार है। उसके ज़रिए लेंगे तो आपकी फ़ीस भी कम होगी, 4 साल तक आपको तकलीफ नहीं होगी। जल्दबाजी में गलत फैसले से आपको माली दुश्वारियों का और माली नुकसानात का न सिर्फ अंदाज़ा होता है बल्कि आपको उसका सामना करना पड़ता है। यकीनन अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कई सारे ऐसे मसाइल हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आपको जो है ज़हनी तौर पर शिकार बना देते हैं, और अपना जो मुस्तकबिल है वो संवारने से बेहतर है कि उसमें उलझ कर आप जो है कहीं और दूसरी राह पे निकल जाते हैं जहाँ पे आपको मायूसी नज़र आती है। तो आज हम बात करें थे बाईपीसी के तरफ से, अब बात करेंगे हम पैरामेडिकल कोर्सेज के तहत जो कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, कौन इसके लिए अहल है, और इंटरमीडिएट के बाद ये पैरामेडिकल कोर्स आपकी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाता है, बल्कि आपको रोज़गार से भी जोड़ता है। तो सर, पैरामेडिकल का जब बात आती है तो हमें रोज़गार भी नज़र आता है। देखिए, एक मेडिकल स्ट्रीम में एक मेडिकल कोर्सेस है, एक पैरामेडिकल कोर्स है। हॉस्पिटल में मेडिकल का स्टाफ कम, पैरामेडिकल का स्टाफ ज़्यादा होता है। तो पैरामेडिकल भी मेडिकल से कनेक्टेड है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से कनेक्ट है, हेल्थ साइंसेस में आता है। अब अपने पास जो तेलंगाना में हेल्थ साइंसेस की अलग यूनिवर्सिटी है, KNRUHS, कलोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस। इसमें आपको MBBS, BDS, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी मेडिकल में है। तो वहीं पर पैरामेडिकल में BPT, MLT, BSc नर्सिंग है। उसके अलावा और जो कोर्सेस आप देखते हैं, BSc एनेस्थीसिया हो, BSc कार्डियो हो, BSc आपको हेल्थ साइंसेस हो, और जितने BSc के अलग कोर्सेस हैं फिजियोथेरापी के अलावा, वो तमाम कोर्सेज भी यूनिवर्सिटी में है। और ना ही वो एमसेट में आते हैं, ना ही वो नीट में आते हैं, बल्कि KNR इंटरमीडिएट की बेसिस पर अलग नोटिफिकेशन देता है और उसमें एडमिशन होते हैं। इसके अलावा तेलंगाना में हैदराबाद में निम्स का अलग नोटिफिकेशन आता है। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस पंजागुट्टे का मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी बनाई गई। मल्लारेड्डी अलग यूनिवर्सिटी है, उसका अपना अलग नोटिफिकेशन है। अनुराग यूनिवर्सिटी है, और जो नीलमा मेडिकल कॉलेज है, और गुरु नानक यूनिवर्सिटी है, और 5 मेडिकल कॉलेजेस में पैरामेडिकल के कोर्सेज भी हैं, उनका अपना नोटिफिकेशन आया है। जैसे वरंगल का प्रतिमा वगैरह, ये तमाम कोर्सेज के लिए मैनेजमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ए सीट के लिए, इंटर के मार्क्स के लिए आपको KNR की वेबसाइट चेक करते रहिए। KNRUHS ऑल नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन आएगा तो इंटरव्यू की बेस पर आप अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन की मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के ज़रिए ही काउंसलिंग के ज़रिए आपका दाखिला होगा। ना एमसेट देखेंगे, ना नीट, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंटर के IP के मार्क्स। सर, पैरामेडिकल कोर्स हमारे सामने है, रोज़गार भी हमारे सामने है, और मौजूदा दौर में इसकी अहमियत भी वाज़े कर दी है आपने। तो ये बताइए कि तरीक़ेकार क्या रहेंगे, कौन से मार्क्स की बुनियाद पर, मेरिट की बेस पे जो है एडमिशन मिल सकता है? इंटरमीडिएट BPC में बॉटनी, ज़ूलॉजी, फिजिक्स कोर्स के बेस पर आपको एडमिशन होता है। KNR की साइट पर अपलोड करना होता है। कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है, आप देख लीजिए वेबसाइट, एकेडमिक में जाइए, कॉलेजेस देखिए, एफिलिएटेड कॉलेज देखिए, पूरी कॉलेज की आपको लिस्ट मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज रहेंगे, प्राइवेट कॉलेज रहेंगे। एडमिशन 2 तरीके के रहेंगे, एक कन्वीनर के ज़रिए मेरिट बेस पर, एक मैनेजमेंट के ज़रिए डायरेक्ट कॉलेज में। 2 तरीके से एडमिशन लेना है। आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने अब तक इंतज़ार किया, तो आप मज़ीद तरीके से इंतज़ार करते हुए अप्लाई कीजिए। आपको अच्छी फी मिलेगी, बग़ैर फ़ीस के या कम फीस पर आपको दाखिला कन्वीनर के ज़रिए, मार्क्स के ज़रिए मिलेगा, वरना आपको मैनेजमेंट में पैसे देकर दाखिला हासिल करना होगा। यकीनन ये बड़ा अच्छा जवाब है आपके लिए। अगर आप मुस्तकबिल में रोज़गार से भी जुड़ना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में भी रहना चाहते हैं, या हॉस्पिटल में भी आप जॉब करना चाहते हैं, या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आप जॉब करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस तरह के मौके जब निकल आते हैं तो इस तरह के कोर्स जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक सवाल यहाँ बनता है कि हम अक्सर देखते हैं कि MBBS डॉक्टर है, MD है, कोई सर्जन है, कोई, लेकिन ये जूनियर डॉक्टर की भी हैसियत रखते हैं।
देखिए, आपको जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर आपकी सीनियरिटी के ऊपर आता है। जी। जब आप पढ़ते हैं तो स्टूडेंट रहते हैं, बाद में आप प्रैक्टिस करते हैं, जी। प्रैक्टिस में आपको जूनियर होता है। हर फील्ड में, जैसे कि आपने कहा, मेडिकल में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जी है, हाँ। तो पैरामेडिकल स्टाफ भी अपनी प्रैक्टिस करता जी है, हाँ। जूनियर से स्टार्ट करता है, बीपीटी एज ए फिजियोथेरापिस्ट स्टार्ट करता जी है, हाँ। बाद में अपने सीनियर बनने के बाद अपने जूनियर को अपॉइंट करता है। तो पैरामेडिकल में भी आपको अपनी प्रैक्टिस करने का, अपने क्लिनिक खोलने का, जी। अपने पैथोलॉजी का लैब खोलने के ज़्यादा मौके हैं। जी हाँ। एमएलटी के जरिए आप लैब खोल सकते हैं, जी। बीपीटी के लिए अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। इस तरीके से एक तरफ मेडिकल, दूसरी तरफ पैरामेडिकल, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों भी हेल्थ साइंसेज के हैं, दोनों भी हेल्थ सेक्टर से हैं। सर हम देखते हैं इसी मौजू के बुनियाद पर अगर हम कोविड के बाद का दौर देखें तो पैरामेडिकल कोर्स की जो है काफ़ी अहमियत बढ़ गई है। यकीनी तौर पर डॉक्टर्स, अगर आप जाकर देखें, एक सर्जरी होती है ऑपरेशन थिएटर में, जी। आपको डॉक्टर मिलेगा एनेस्थीसिया के लिए, पैरामेडिकल रहेगा। जी हाँ। ऑपरेशन थिएटर में मिलेगा, पैरामेडिकल का रहेगा। आपको टेस्टिंग कराने के लिए तमाम जितने टेस्ट है, चाहे वो ईसीजी हो, एमआरआई हो, स्कैनिंग हो, एक्सरे हो, तमाम पैरामेडिकल में आएंगे। उसके अलावा उनका नर्सिंग का जो स्टाफ रहेगा, तो एक डॉक्टर के साथ जो स्टाफ होता है या जो पूरी टीम होती है, वो पूरी पैरामेडिकल की होती है। पैरामेडिकल में अलग अलग शोबों के लिए अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग ट्रेनिंग और अलग अलग चीज़ें रखी गई है। आप उसमें ऑपरेशन थिएटर भी है, उसमें एनेस्थीसिया भी है, उसमें बीपीटी भी है, उसमें एमएलटी भी है। सर एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि नीट क्वालिफाई ना हो या फिर एब्सेट भी जो है क्वालिफाई ना हो, तो क्या उनके लिए ऐसे रास्ते निकल सकते हैं जो इधर मुस्तकबिल संभाल सकते हैं वो लोग? यकीनी तौर पर बीपीटी एबीएलटी में सिर्फ इंटरमीडिएट के मार्क्स है जी। एनेस्थीसिया में इंटरमीडिएट के मार्क्स है। आप एक देखिए, आजकल गूगल सर्च पर आप पूरे कोर्सेज देखते हैं। अक्सर बच्चा के पूछते, सर हमको फॉरेंसिक साइंस करना है, कहाँ पर है फॉरेंसिक साइंस? जी हाँ। आप पहले ये देखिए, जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो कोर्स किस कॉलेज में है, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या वो एमसेट के जरिए है, क्या वो इंटर के जरिए है, उसके एडमिशन कहाँ पर होते हैं। आजकल चूंकि गूगल पर सर्च करने से बेशुमार कोर्सेज आ जाते हैं। कोर्सेज रखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। हर कोर्स, जैसा बीपीटी है तो बीपीटी इंटर बाईपीसी के लिए केडर में आएगा, आपको काउंसलिंग से एडमिशन लेना होगा, एक क्लियरिटी आ गई। इसके प्राइवेट कॉलेज देखेंगे, कई कॉलेजेस है, दक्कन में, शादान में, दुरुशवन में मिलेगा। जाने के बाद वो लोग मैनेजमेंट में एडमिशन लेंगे, आपको फ्री सीट मिलती है। तो इस तरीके से कोर्सेज के नॉलेज के साथ साथ ये भी देखें दाखिला क्या होता है, वो बहुत अहम है। जी सर, अब जैसे कि आपने बताया कि कोर्सेज के ताल्लुक से अगर हम दाखिला लेते हैं तो हमारा मुस्तकबिल संभल सकता है, तो यहाँ इंटर एग्ज़ाम रखा जाता है लेकिन इंटर विजन नहीं रखा जाता। हाँ देखिए, एक तरफ इंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक तरफ इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है। इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में लोग अच्छे स्कोर कर रहे हैं, आईपी में 90, 95, 98 मार्क्स आ रहे हैं। इंट्रेंस में मुजाहरा कम है, एमसेट में रैंक दूर है, नीट क्वालिफाई नहीं कर रहे या कम मार्क्स ला रहे, तो आप ये देखिए कि मेरे इंटर के मार्क्स अच्छे हैं, इंटर के मार्क्स पर किस पर मिलेगा। आप ये देखेंगे एमसेट का रैंक है, एमसीक्यू का रैंक पर किस पर मिलेगा। आप नीट देखें, नीट पर किस में मिलेगा, क्या आप मैनेजमेंट में जाएंगे, क्या आप जनरल में लेंगे, क्या आप मेरिट बेस पर लेंगे। इस तरीके से उम्मीदवार के लिए और सरपरस्तों के लिए ये मशवरा है कि वो अपने बच्चों की इंटर के मार्क्स, एमसेट का रैंक और नीट के मार्क्स देखकर कोर्सेज का इंतखाब करें, ताकि बच्चों का रोशन मुस्तकबिल हो और आपके सामने कोई दुश्वारी भी ना आए। यकीनन दुश्वारियाँ जब आती हैं, जब आप सही रास्ता इंतखाब नहीं करते हैं बल्कि अपने तौर पर कोई रास्ता इख्तियार करते हैं, वहाँ के जो मसाइल है वो आपका इंतज़ार करते हैं, बल्कि आपको परेशान भी करते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जब आपको कोई कोर्स करते हैं तो खुद जायज़ा लें, आपके मार्क्स के बुनियाद पर कोर्स के जो है दरवाजे खुल जाते हैं, जब आप जो दरवाजे चाहे वो कोर्स कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ सकते हैं। सर हम बात करें, इंतखाब का मामला आता है तो हमारे सरपरस्त सामने आ जाते हैं और हमारा विज़न क्या है वो हमें नज़र नहीं आता। हाँ देखिए, सरपरस्त फ़िक्रमंद होते हैं जी, उनकी फ़िक्र होती है कि बच्चा अच्छे से अच्छा बने। जी। अब यहाँ पर तालिब इल्म को चाहिए कि वो उनके सामने रास्ते बताएं, या सरपरस्तों को चाहिए कि वो पहले रहबरी हासिल करें, मालूमात हासिल करें क्या करना है। तो सरपरस्तों का तालिब इल्म के रुझान दोनों के साथ साथ तालिब इल्म ने किस में अच्छा मुजाहरा किया और किस में अच्छा दाखिला मिलता है, उसके मुताबिक उनकी रहबरी करेंगे तो यकीनी तौर पर उनकी सरपरस्ती भी उनके काम में आएगी और बच्चों का मुस्तकबिल भी रोशन होगा।
यकीनन रुझान जैसा होगा पहचान वैसी बनेगी आपकी। अगर आप रहनुमाई और रहबरी के मामले में पेचीदा हैं या कोई मुस्तकबिल को लेकर परेशान है या कोई कोर्स के तहत आप करना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद आपके इंटरमीडिएट के जो सब्जेक्ट है उसकी बुनियाद पे हो सकते हैं। अगर इस तरह के मामलात में आप उलझे हुए हैं तो रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान एम ए हमीद से मुलाकात करते हुए अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए मशवरे हासिल करें और कौन कौन से कोर्स आपके लिए बेहतर हैं और रोज़गार से जोड़ते हैं, आपके मुस्तकबिल को संवारते हैं, उनका भी जो है आप हासिल कर सकते हैं उनसे मशवरा। फिलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।